गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भूमिगत जल के कार्य और उनसे संबंधित स्थलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भूमिगत जल होता क्या है और जो सतही जल होता है या जल होता है किस रूप में संचयन होते हैं इसके बाद से भूमिगत जल के कार्य देखेंगे जिसमें अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण है। तो इसके द्वारा देखेंगे कि किस किस रूप में अपर्दन का कार्य करता है, निक्षेपण कैसे करता है। ठीक है, और इसके संबंधित जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो जल का संचयन होता है वो किस रूप में धरातल पर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है जो आकाशीय जल। आकाशीय जल वो कहते हैं कि जो हिम के द्वारा जल पिघल करके धरातल पे आता है, या वर्षा का जल होता है वो धरातल पर आता है जब, तो उसको आकाशीय जल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये आकाशीय सबसे पहले है जो ऊपर वाला जल होता है इसको आकाशीय जल की संज्ञा देते हैं। यही जब आके जमीन पर या सतह पर जब बहने लगता है या नदी में, तालाब में या झील में जब प्रवेश कर जाता है, उसमें उपस्थित रहता है या बहता है, तो उसको बहते हुए जल की या वाही जल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको रन ऑफ वाटर बोलते हैं। रन ऑफ वाटर की संज्ञा देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो धरातल के नीचे वाला जल होता है, ज़मीन के सतह से नीचे वाला जो जल होता है, इसको देखते हैं कि किस रूप में होता है। तो इसको जो सतह से नीचे वाला टोटल जल होता है इसको अधः जल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो सतह धरती के ऊपर से, ठीक है, धरातल के ऊपरी भाग से नीचे की तरफ जो भी जल का संचयन होता है उसको अधः जल की संज्ञा देते हैं। अधः मतलब कि सब सरफेस वाटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब सरफेस वाटर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सब जो सरफेस वाटर है, अधः तल जल है, वो किस रूप में रहता है। तो जल जब रन ऑफ जल होता है, वाटर होता है, वो धीरे धीरे रिस करके छिद्रों के द्वारा या दरारों के द्वारा चट्टानों में रिस के नीचे आता है और नीचे आके काफ़ी नीचे तक आ जाता है। तो ऐसा लेवल होता है कि जब काफ़ी नीचे आ जाता है तो यहाँ पे इस वाले भाग में जल सदैव हमेशा उपस्थित रहता है, तो इसको संतृप्त मंडल की संज्ञा देते हैं। संतृप्त मंडल या सेचुरेटेड वाटर की, सेचुरेटेड जोन की संज्ञा देते हैं इसको। ठीक है, और ये इसको ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल या भौम जल स्तर इसको कहते हैं। जो संतृप्त मंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसको भौम जल स्तर या ग्राउंड वाटर लेवल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे जो जल रहता है सदैव हमेशा ही उपस्थित रहता है, सालों भर उपस्थित रहता है। जबकि असंतृप्त मंडल है, इसमें कभी जल रहता है कभी नहीं रहता है। वर्षा के सीजन में काफ़ी जल की मात्रा आएगा, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जल रहेगा ही। या बीच में जो चट्टान इसमें बीच में बने हुए होते हैं, चट्टानों के बीच में भी, संधियों में भी थोड़े थोड़े जल उसमें समावेश रहते हैं। ठीक है, नमी के रूप में रहते हैं, तो उसको सहजात जल की संज्ञा देते हैं। सहजात जल। ठीक है, तो इस रूप में जो जल का संचयन होता है धरातल के नीचे या ऊपर, इस रूप में रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि भूमिगत जल के कार्य क्या होते हैं। तो समझ में आ गया कि भूमिगत जल किस रूप में संचयन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भूमिगत जल के कार्य क्या क्या होता है। जैसे और अन्य अपर्दन कारकों की बात या बहिर्जात बलों की तरह ही भूमिगत जल भी होता है। इसके द्वारा भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न होता है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होता है और इसकी गतिशीलता काफ़ी कम होती है। जो भूमिगत जल होता है इसकी गतिशीलता काफ़ी कम होती है, तो उसके अनुसार ही इसका अपर्दन का कार्य करता है। तो इसके जो भूमिगत जल होता है इसके अपर्दन कार्य में सबसे पहला जो कार्य है घुलनशील क्रिया, या इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, घुलन क्रिया की संज्ञा देते हैं। इसके द्वारा होता क्या है कि जो जल में उपस्थित रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये आसपास कुछ चट्टानों में से क्रिया करके, घुला करके जो तत्व होते हैं बाहर निकाल लाते हैं, तो इसको घुलन क्रिया की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो जल में उपस्थित रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बोनेशन क्रिया द्वारा कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, कार्बोनेशन जो क्रिया करके कार्बोनेट की जो चट्टानों में से जो
तत्व होता है उसको कार्बोनेट के रूप में बना देता है। जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन की क्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। जो भी चट्टानों के में होते हैं सब तत्व, ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रेशन क्रिया करता है, ठीक है, हाइड्रेशन करके वो धीरे धीरे जो चट्टानों में है उसको धीरे धीरे पूरा चट्टान सोख लेता है, जल को सोख करके फूल जाता है, उसको हाइड्रेशन क्रिया की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और तीसरा है जो उसमें से सिलिका की मात्रा होता है, सिलिका पृथक्करण कर देता है, ठीक है। जो जल उपस्थित होता है चट्टानों में, जो सिलिका की मात्रा होता है उसको घुला करके बाहर ले जाता है, तो इसको सिलिका पृथक्करण की संज्ञा देते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3-4 जो कार्य होता है घुलन क्रिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो भूमिगत जल में जो उपस्थित होते हैं इन सबके द्वारा इस क्रिया का कार्य होता है, ठीक है। ये घुलन क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है भूमिगत जल के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा ज़्यादातर उसमें अपवर्तन का कार्य होता है। और बाकी जितने भी अपवर्तन की क्रिया हैं, चाहे अपघर्षण हुआ, सन्निघर्षण हुआ या जलगत क्रिया हुआ, ये काफ़ी कम मात्रा में हो पाता है, क्योंकि जल वहाँ पे गतिशील काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए इसका क्रिया काम बहुत कम होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपघर्षण। जैसे कि अन्य कारकों की बात जानते हैं कि जो जल में उपस्थित रहते हैं अपवर्तन नियंत्रण रहता है। अपवर्तन यंत्र जो उसमें उपस्थित छोटे छोटे कण पत्थर या रेत वगैरह होते हैं, इसके द्वारा भी जल घिस के चट्टानों को घिस करके अपवर्तन का कार्य करते हैं, तो उसको अपघर्षण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अपघर्षण या एब्रेशन की संज्ञा देते हैं, ठीक है, ये अपघर्षण की संज्ञा। तो इसके बाद आता है जलगत क्रिया। जलगत क्रिया जो भूमिगत जल होता है अपने गतिज ऊर्जा के कारण ही उसमें आसपास के जो चट्टानें होते हैं उसको अपवर्तन का कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं जलगत क्रिया की संज्ञा देते हैं, ठीक है। जलगत क्रिया या इंग्लिश में इसको हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। तो ये अपने गतिज ऊर्जा के कारण करते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी कम गतिशील होता है, इस वजह से इतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, काफ़ी नगण्य होता है। तीसरा है सन्निघर्षण। चौथा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में ये होता है कि जो भूमिगत जल में भी जो कण होते हैं अपवर्तन यंत्र होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में ही टकरा करके छोटे छोटे कण के रूप में टूट जाते हैं, तो उसी को सन्निघर्षण की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये घुलनशील जो अपवर्तन कार्य हैं, अपवर्तन कार्य के 3 कार्य जो हैं काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, ये इसको नगण्य ही होता है ये सब, ठीक है। काफ़ी सक्रिय यही होता है ज़्यादा, जो घुलनशील क्रिया के द्वारा ही ज़्यादातर अपवर्तन कार्य करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये रहा अपवर्तन कार्य। अब देखते हैं परिवहन कार्य क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूमिगत जल काफ़ी धीरे धीरे चलता है, उसकी गतिशीलता काफ़ी कम होती है, इसलिए अपवर्तन कार्य भी बहुत कम हो पाता है। जितने भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है लगभग उसी स्थान पे ही हुआ है जहाँ पे चट्टानों की उपस्थिति है या जल की उपस्थिति है, ठीक है। तो गतिशीलता के कारण बहुत कम स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये भी परिवहन के कार्य भी काफ़ी कम होता है। तीसरा कार्य है भूमिगत जल का कार्य है निक्षेपण, ठीक है। जब उसमें कई प्रकार के अन्य जो बहिर्जात बलों हैं जैसे निक्षेपण का कार्य करते हैं, वैसे भी भूमिगत जल भी होता है, वो भी निक्षेपण का कार्य करता है। अब इसके निक्षेपण के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक है, ठीक है। जब वो दशाएं रहेगी तो उसके लिए निक्षेपण कार्य के लिए काफ़ी अनुकूल होगा, ठीक है। तो उसमें जो पहला दशा है, जैसे भूमिगत जल चल रहा है तो कोई बीच में अवरोध आ गया, तो बीच में वहीं पे जल का रुक जाएगा, रुक के और धीरे धीरे आसपास के चट्टानों की क्रिया करके कई तरह के स्थलाकृतियों के निर्माण करता है, ठीक है। तो इस टाइप का जब होता है तो निक्षेपण का कार्य यहीं पे करने लगता है। तो इस टाइप का यहाँ पे जो स्थलाकृतियों के निर्माण होता है, तो अवरोध का होना, जो निक्षेपण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा है जो जल में उपस्थित होता है CO2 का मात्रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जितना ज़्यादा रहेगा घुलनशीलता कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो घुलनशीलता कम होगा तब निक्षेपण का कार्य कम हो पाएगा। इसलिए जब भूमिगत जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब कम होती है तो भूमिगत जल निक्षेपण का कार्य शुरू कर देता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निक्षेपण कर देता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निक्षेपण के लिए कम होना चाहिए उसमें,
उसके बाद से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रेशर जो उसका होता है, दबाव होता है, जो भूमिगत जल में दबाव होता है, इसके वजह से भी कम होता है। जब दबाव ज़्यादा बढ़ते हैं तो घुलनशीलता काफ़ी बढ़ जाता है। तो दबाव जब कम होगा, क्योंकि दबाव प्रोपोर्शनल टू होता है घुलनशीलता के, ठीक है। जितना दबाव ज़्यादा होगा घुलनशीलता की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दबाव कम होना चाहिए। तीसरा होता है तापमान, ठीक है। तापमान भी यदि बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ जाता है, तो ये भी घुलनशीलता के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात तापमान जब बढ़ता है तो घुलनशीलता भी बढ़ जाता है। इसलिए जब तापमान कम होने लगता है भूमिगत जल में तो घुलनशीलता कम होता है और नीचे पड़े कार्य शुरू कर देता है, ठीक है। और चौथा जो दशा है वो शैवाल की उपस्थिति होती है। जब भूमिगत जल के मार्ग में जब शैवाल आ जाता है, चाहे भूमिगत शैवाल के क्षेत्रों में जब चला जाता है, तो वहाँ पे जब उसमें भूमिगत जल में जो अवसाद की मात्रा होता है शैवाल द्वारा रोक लिया जाता है, और रोक करके और अपने द्वारा क्रिया करके कई तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, तो वहाँ पे निक्षेपण का कार्य होने लगता है, ठीक है। तो मार्ग में जब भी शैवाल आएगा तो वो निक्षेपण का कार्य ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो ये रहा निक्षेपण के लिए कुछ दशाएँ थी, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि इस क्रिया के द्वारा किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इसको काष्ठ स्थलाकृति के नाम से जानते हैं, काष्ठ स्थलाकृति, ठीक है। जो ये काष्ठ स्थलाकृति होती है इसके लिए भी कुछ दशाएं होती हैं कि इसी दशाओं में ज़्यादातर इस स्थलाकृतियों का निर्माण हो पाता है, तो उसको देखते हैं कौन कौन सी दशाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसके लिए भूमिगत जल ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ पे चूना पत्थर से संबंधित वो चट्टान हो, ठीक है। तो जब चूना पत्थर वाले या लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में इसके ज़्यादा प्रभाव होता है, चूना पत्थर या डोलोमाइट वाले क्षेत्र में भी होता है। डोलोमाइट या खरिया जो मिट्टी होती है उस वाले क्षेत्रों में भी इन सबों का भूमिगत जल का प्रभाव ज़्यादा होता है, उसके द्वारा रिएक्शन करके कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। दूसरा उसमें होना चाहिए जो चट्टान है उसमें संधियों का विकास होना चाहिए, ठीक है। चट्टान में संधिया या दरार होना चाहिए ताकि उसी में जल उपस्थित हो जाए, जल को प्रवेश कर दिया और प्रवेश करके धीरे धीरे रिएक्शन करके क्रिया करके उसको चट्टानों को तोड़ फोड़ करे और कई तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें जल का संचयन होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें तीसरी चीज़ होना कि घाटियों का विकास होना चाहिए, जो विस्तृत घाटियाँ होती हैं, विस्तृत एवं गहरी घाटियाँ होना चाहिए, ठीक है। जो ज़्यादा घाटी रहे उसमें जल की उपस्थिति ज़्यादा देर तक रहेगी और उससे जल के कारण धीरे धीरे रिस के जब नीचे जल जाएगा तो धीरे धीरे अपर्दन का कार्य होगा या निक्षेपण का कार्य होगा, ठीक है। तो ये विस्तृत घाटियों का भी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो ये शुष्क क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए। आर्द्र क्षेत्रों में जो चूना पत्थर वाले आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास होता है, क्योंकि वो उस जल के द्वारा ही होता है और जल की मात्रा इसमें, इसलिए इसमें पर्याप्त जल की मात्रा होना चाहिए, चाहे वर्षा से है चाहे जिससे भी है, पर्याप्त जल का समावेश होना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा भूमिगत जल के द्वारा ही अपर्दन होता है, इस वजह से इसका होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये काष्ठ स्थलाकृति के लिए मुख्य रूप से ये चार चीज़ों का होना काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्थलाकृतियों का निर्माण किस ढंग से हुआ है और कौन कौन सा स्थलाकृतियाँ हैं। सबसे पहले जो स्थलाकृति है अपर्दनात्मक स्थलाकृति को देखते हैं। इसमें भी अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दो तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपर्दनात्मक। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृति में सबसे जो इम्पोर्टेंट है लैपिस का विकास होता है। उसमें जो चूना पत्थर वाले जो क्षेत्र होते हैं तो इसमें भूमिगत जल द्वारा कई तत्वों को घोला करके नीचे लेके चले जाते हैं तब, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग बचा रहता है इसे कटा फटा टाइप का रह जाता है। तो इसी टाइप को जो आकृति बनती है, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लंबे लंबे आकृति के होते हैं और ये जो भाग होता है काफ़ी नुकीलेदार हो जाता है,
ठीक है, नहीं तो इस पर चलना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस टाइप की जो आकृति का निर्माण करते हैं इसको लेपिज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको शिखरिका बोलते हैं, शिखरिका। और ये नीचे वाला जो गड्ढा वाला भाग होता है इसको विदर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो विदर और शिखरिका टाइप का आकृति का निर्माण हो जाता है। ये काफ़ी लंबे क्षेत्रों में होता है, इसमें चलना काफ़ी कठिन हो जाते हैं, बहुत ही उखड़ खाबड़ टाइप का ज़मीन बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा लेपिज। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे इंग्लैंड में इसको क्लिंट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन में क्लिंट की संज्ञा देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि ये किस किस देश में किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक तो सामान्य अध्ययन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लेपिज नाम का स्थलाकृति है किस कारक द्वारा बना हुआ है। ठीक है, और जो थोड़ा सी ज़्यादा डीपली यदि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि लेपिज किस किस क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं, मिलाने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये ब्रिटेन में इसको क्लिंट की संज्ञा देते हैं। जो जर्मनी है, जर्मनी में इसको केरेन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, केरेन की संज्ञा देते हैं। और जो सर्बिया है, यूरोप का एक देश है सर्बिया, यहाँ पे इसको बोगाज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, बोगाज या बोगास भी कहते हैं। और जो लेपिज है इसको यूगोस्लाविया में इसको लेपिज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यहीं से इस नाम की शुरुआत हुई, इसलिए यूगोस्लाविया से इसका नाम का शुरुआत हुई, इसलिए लेपिज की संज्ञा देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप आगे देखते हैं अगले स्थलाकृति जो है घोल रन से संबंधित है। ठीक है, घोल रन ये चूने पत्थर वाले क्षेत्रों में जब भूमिगत जल की उपस्थिति होती है तो धीरे धीरे घुलनशीलता की घुलन की कार्य करने लगता है और कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। देखिए, जैसे चूना पत्थर वाला लगभग क्षेत्र है, चूना पत्थर लगभग ऐसे ही स्थान पर पाया जाता है जहाँ पे जब वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, क्योंकि ये तो लेकिन जहाँ पे अग्नेय चट्टान हो वहाँ पे तो चूना पत्थर आएगा नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से मैग्मा द्वारा बना होता है, तो वहाँ पर होगा नहीं। अवसादी चट्टान होगा, उसी में चूना पत्थर का निर्माण होता है, क्योंकि वो काफ़ी वलित होने के बाद से वो कई तरह से इसका रूप परिवर्तन हो जाता है और रूपांतरित चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर के रूप में बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादातर ये उसी भाग में चूना पत्थर वाला क्षेत्र पाया जाएगा जहाँ पे वलित पर्वतों का विकास हुआ है। जैसे भारत में भी देख लेते हैं कि हिमालय वाले क्षेत्र में ज़्यादातर मिलता है, और रॉकी श्रेणी है यूएसए में जो है रॉकी श्रेणी में मिलता है ज़्यादातर चूना पत्थर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिर कि जैसे ये चूना पत्थर वाला सब क्षेत्र है, इसमें जब भूमिगत जल का कार्य हुआ तो धीरे धीरे छोटे छोटे छिद्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र का निर्माण करते हैं तो उसको घोल रंध्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो उसको घोल रंध्र का नाम देते हैं। और यही घोल रंध्र धीरे धीरे और अपर्दित होते होते धीरे धीरे और बड़ा हो जाते हैं तो इसको विलयन छिद्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, विलयन छिद्र जैसे यही घोल रंध्र है थोड़ा सा बड़ा होकर के विलयन छिद्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, अब ये विलयन छिद्र है काफ़ी बड़े रूप में हो जाते हैं और धीरे धीरे ये भी अपर्दित होते होते या धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ा 2-3 विलयन छिद्र मिल जाते हैं तो काफ़ी ध्वस्त हो जाते हैं और बड़े रूप में ले लेते हैं तो उसको डोलाइन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो विलयन छिद्र से जो थोड़ा सा बड़ा सा आकार होता है उसको डोलाइन की संज्ञा देते हैं। ये जितने भी स्थलाकृतियाँ का यहाँ पर निर्माण हुआ वो लगभग एक ही प्रोसेस से हुआ है, अंतर थोड़ा सा है कि साइज में अंतर है। ठीक है, जब धीरे धीरे उसका क्षेत्र विस्तृत होते जाता है तो नाम भी परिवर्तित होते जाता है। तो यहाँ डोलाइन की संज्ञा देते हैं और यही डोलाइन कई डोलाइन मिल जाता है या बीच का जो भाग है धंस जाता है तो उसको युवाला के रूप में कहते हैं। ठीक है, युवाला के रूप में कहा जाता है। जो छोटा युवाला होता है इसको जामा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो बड़ा युवाला होता है तो उसको युवाला कहते हैं, जो छोटा सा होता है उसको जामा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और यही युवाला है जो धीरे धीरे परिवर्तित होते होते धीरे धीरे और विस्तृत मतलब अपर्दित होते हुए या धंस जाते हैं। जैसे धंस जाते हैं तो इसको पोल्य की संज्ञा देते हैं, पोल्य या पोलिये भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
पोलियो भी कहा जाता है या पोलियो भी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे धंस चुका है, ये ज़्यादा बड़े मात्रा में यू वाला था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये धंस करके पोलियो के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, ये लगभग सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में होता है, काफ़ी विस्तृत रूप में होता है। ठीक है, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर से भी उसमें होता है। तो ये रहा अपर्दनात्मक स्थलाकृति में। इसके अतिरिक्त होता है कि जब ऊपर वाले भाग में कंदरा का विकास, ये नीचे ऊपर जो चट्टान रहता है चूना पत्थर वाले क्षेत्र में धीरे धीरे कंदरा का विकास कर लेता है। अपर्दन जो भूमिगत जल है या जल वर्षा का जल है, नीचे जब जाता है तो चट्टानों को घुला घुला कर कई तरह के आकृतियों का निर्माण करता है। ये गुफा के रूप में परिवर्तित हो जाता है या इसको कंदरा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसको कंदरा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कंदरा बना हुआ है और यही कंदरा का कुछ भाग होता है कि सतह से जुड़ा हुआ रहता है एक पाइप के थ्रू, तो इस पाइप को पोनोर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कंदरा अलग है, ये पोनोर की संज्ञा देते हैं। बीच वाला भाग काफ़ी बड़ा होता है तो वो पोनोर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब अगली स्थलाकृति है धस्ती निवेशिका। जो चूना पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है इसमें काफ़ी छोटे छोटे छिद्र होता है, जैसे विलेन गोल रंध्र है या विलेन छिद्र है, छोटे छोटे कई तरह के छिद्र बन जाते हैं। तो ऐसे छिद्र को जब इसमें जल आता है तो यहीं पे सब नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसको धस्ती निवेशिका की संज्ञा देते हैं। ये पूरा चलने के आकार का बन जाता है तो इसको धस्ती निवेशिका की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है अगला स्थलाकृति है अंधी घाटी। ठीक है, ब्लाइंड वैली की संज्ञा देते हैं। ये जब जल इधर से आता है, नदी का जल आता है तो इसी में प्रवेश कर जाता है और इधर वाला जो घाटी वाला भाग होता है तो इसी घाटी वाले भाग को अंधी घाटी की संज्ञा देते हैं। ये विलेन छिद्र से लेके ऊपर जहाँ इसका उद्गम स्थल होगा, जल का उद्गम स्थल होगा, उस घाटी को अंधी घाटी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और इसके आगे वाला जो घाटी होता है सूखा ही रह जाता है उसमें, क्योंकि जल जा नहीं पाता है तो सूखा ही रहता है अक्सर। ठीक है, तो ये वाला भाग को अंधी घाटी देते हैं। और यही वाले जो घाटी वाला भाग होता है, कभी कभी वर्षा जल ज़्यादा हो जाता है, वर्षा की मात्रा ज़्यादा होता है तो ये भी जल भर जाता है इन घाटियों में भी। ठीक है, तो ऐसी घाटी को घोल घाटी की संज्ञा देते हैं। घोल घाटी या काष्ठ घाटी की संज्ञा देते हैं, घोल घाटी। ठीक है, या काष्ठ घाटी की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक एक चीज़ को। ठीक है, तो काष्ठ घाटी या घोल घाटी की इसको संज्ञा देते हैं। ये अस्थायी होता है, क्योंकि अस्थायी होता है जो कि वर्षा के जल पर ही निर्भर करता है। यदि वर्षा का जल समाप्त हो जाएगा तो ये भी सूख जाता है, या विलेन छिद्र के द्वारा नीचे पानी चला जाता है तो सूखा ही रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह अस्थायी होता है। तीसरा होता है, ये अगला स्थलाकृति है काष्ठ मैदान। जब ऐसे क्षेत्र जो चलने वाला क्षेत्र होते हैं ज़्यादातर ये पूरा मैदान के रूप में होते हैं तो इसी को ही काष्ठ मैदान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये चूना पत्थर वाले क्षेत्र होते हैं जिसमें छोटे छोटे विलेन छिद्र या घोल रंध्र होते हैं तो उसको काष्ठ मैदान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और इसी में एक होता है टेरा रोसा। टेरा रोसा वो होता है कि जब जल द्वारा इसमें से पदार्थों को घुला करके नीचे चला जाता है, सब अच्छे अच्छे पदार्थ नीचे चला जाता है तो ऊपर में जो बचा हुआ रहता है तो क्ले ज़्यादा बचा रहता है। इसमें क्ले होता है, लोहा की मात्रा होता है। ठीक है, और चूना पत्थर थोड़ा बहुत इसमें रहता है। ठीक है, चूना पत्थर, तो इस टाइप का जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको टेरा रोसा की मिट्टी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इसी टेरा रोसा मिट्टी में जो कहवा एक चाय जैसे पेय पदार्थ है तो वो कहवा की उत्पत्ति इसमें ज़्यादा होती है, मतलब कहवा के लिए ज़्यादा अच्छा अनुकूल ये मिट्टी का कार्य करता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि जो कहवा का जो वृक्ष है किस मिट्टी में सर्वाधिक अनुकूल होता है, तो टेरा रोसा मिट्टी में, जो ब्राज़ील में विशेष रूप से ये पाया जाता है, तो वहाँ से ये इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये रहा अपर्दनात्मक स्थलाकृति। ठीक है, अब देखते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन कौन सी होती है। निक्षेपात्मक स्थलाकृति जैसे अभी हम लोग उसको डिस्कस किया कि निक्षेपण के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, अवरोध का होना चाहिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होना चाहिए, या तापमान भी कम होता है तो निक्षेपण का कार्य करने लगता है। तो जब
निक्षेपण का कार्य होता है तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी निक्षेपण उससे संबंधित अष्टाकृतियाँ पाई जाती हैं उसको सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम की संज्ञा देते हैं। ठीक है, स्पीलियोथेम। जितने भी निक्षेपण से बने हुए अष्टाकृति उसे वो सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि कौन कौन से अष्टाकृति इसमें निर्माण हुआ है। तो जो जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कंदरा का निर्माण यहाँ पे होता है कि जो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जब भूमिगत जल की उपस्थिति हो जाती है या जल रिस के नीचे जाते हैं तो काफ़ी बड़े मात्रा में गुफा टाइप का आकृति का निर्माण करें। ये हालांकि हजारों सैकड़ों वर्ष में होता है, धीरे धीरे प्रतिदिन करते करते तो काफ़ी जो बीच का क्षेत्र होता है ऊपर से सतह रहता है, बीच से खाली जगह हो गया रहता है तो उसको गुफा की या कंदरा की संज्ञा देते हैं। जैसे ये दिख रहा है इसमें सारा गुफा की संज्ञा है। तो गुफा तो अपर्दन के कारण से बना है लेकिन निक्षेपण के कारण ये स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ जिसको स्टेग्लेमाइट और स्टेग्लेटाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रिप स्टोन होता है चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जब जल नीचे धीरे धीरे आता है इस जल को ड्रिप स्टोन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे टपकते रहता है। जब ये जल धीरे धीरे नीचे आते हैं तो इतना जल्दी नीचे नहीं आ पाता है, जल उसी में चिपका रहता है धीरे धीरे और वहीं पे वेपोराइज होकर सूख जाता है। तो जो उसमें उपस्थित चूना पत्थर का जो मात्रा होता है चूना पत्थर होता है वहीं पे सटा रह जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को लगातार चलते चलते ये धीरे धीरे इस टाइप के खम्भेनुमा आकृति का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इसको स्टेग्लेटाइट की संज्ञा देते हैं। जो छत से लटका रहता है खम्भेनुमा आकृति खम्भेनुमा आकृति है, इसको स्टेग्लेटाइट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और यहीं जो ड्रिप स्टोन है जल है नीचे धीरे धीरे नीचे टपक जाते हैं और वहाँ पे जो सूख करके धीरे धीरे कठोर चट्टान के रूप में बन जाता है और काफ़ी नीचे से खम्भेनुमा आकृति हो जाते हैं तो उसको स्टेग्लेमाइट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्टेग्लेटाइट है। ठीक है, स्टेग्लेटाइट है और ये स्टेग्लेमाइट है, दोनों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ये विशेष रूप से यूजीसी या नेट की परीक्षा में मिलाने के लिए आता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, कम स्टेग्लेमाइट और स्टेग्लेटाइट किसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला होता है तो स्टेग्लेटाइट, नीचे वाला होता है तो स्टेग्लेमाइट की जो खम्भेनुमा आकृति होता है। ठीक है, तो जब इस टाइप की आकृति बन जाता है खम्भेनुमा तो ये धीरे धीरे कई बार होता है कि आपस में बड़े होते होते सट जाता है। जैसे ये सटा हुआ है, ये जो खम्भे स्टेग्लेमाइट हैं स्टेग्लेटाइट हैं आपस में धीरे धीरे मिलके ये सट जाते हैं तो इसको कंदरा स्तंभ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कंदरा स्तंभ या केव पिलर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, केव पिलर की संज्ञा देते हैं इसको। अब एक और से स्थलाकृति है इसमें जो हेग्लेटाइट है, इसके साथ भी कई धीरे धीरे और दूसरे स्टेग्लेटाइट का निर्माण होता है साथ में, जो ड्रिप स्टोन को धीरे धीरे बढ़ते तो इसको हेग्लेटाइट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो हेग्लेटाइट होता है स्टेग्लेटाइट होता है उसी के समीप से जो ड्रिप स्टोन का जब धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक अलग से आकृति बना लेता है। ठीक है, ये जैसे इसमें है, पहले से स्टेग्लेटाइट था, धीरे धीरे ये ड्रिप स्टोन लीक करते हेग्लेटाइट का निर्माण किया है। ठीक है, और ऐसे ही आकृति जो हेग्लेमाइट है इसमें भी धीरे धीरे ऊपर से नीचे ड्रिप स्टोन जब टपकते रहता है तो टपकते एक अलग से उसमें विकास कर लेता है स्टेग्लेमाइट का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्टेग्लेमाइट होते हैं इसको हेग्लेमाइट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे दिया हुआ कि पहले से हेग्लेमाइट था, इसमें स्टेग्लेमाइट था, धीरे धीरे दूसरा जो जल रिश्ते यहाँ पे भी बन गए थे, हेग्लेमाइट की संज्ञा देते हैं इसको। ठीक है, और उसमें भी जो कंदरा वाला क्षेत्र होता है या स्टेग्लेमाइट और स्टेग्लेटाइट वाला जो क्षेत्र होता है उसमें भी जो एक धागे नुमा आकृति का जो ड्रिप स्टोन छूते या टपकते धीरे धीरे एक रेशे के नुमा आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक एक रेशे नुमा आकृति हो भी जाती है। ठीक है, तो इसको ऐसे तो उनको कर्टेन या ड्रेप्स की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो धागे नुमा आकृति होती है इसको कर्टेन या ड्रेप्स की संज्ञा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है ये पतला, इसमें हजारों की संख्या में गुफा में हजारों की संख्या में बना होता है। ठीक है, ये तो कुछ यहाँ पर छोटा भाग दिख रहा है,
ये लगभग सैकड़ों किलोमीटर जो गुफा होता है, सैकड़ों किलोमीटर तक भी होता है। ठीक है, ये जो गुफा वाला क्षेत्र है लगभग ज़्यादातर इंडिया में भी पाए जाते हैं। इंडिया में जो देहरादून है, उत्तरांचल का, उत्तराखंड का देहरादून है, इस क्षेत्र में सहस्त्रधारा नाम का एक गुफा है। ठीक है, सहस्त्रधारा नाम का गुफा है, वह काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्तृत है। इसके बाद से एक जो बिहार में है, रोहतास क्षेत्र है, इसमें एक गुप्त धाम नाम का गुफा है। ठीक है, गुप्त धाम करके गुफा है रोहतास में। अन्य कई भी क्षेत्र हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में ये है, बस्तर जिला है, वहाँ पे भी इस टाइप का आकृति बना हुआ है, गुफानुमा आकृति। ठीक है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। काफ़ी ये खाली भाग होता है, इसमें इस टाइप का चलना काफ़ी इसमें भी कठिन होता है। ये इससे कट भी सकता है, ये जो स्टेग्माइट या स्टेग्मेटाइट होता है। ठीक है, तो ये रहा सब अब भूमिगत जल के कार्य और उनसे संबंधित स्थलाकृतियाँ प्रदानात्मक हैं, निक्षेपात्मक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।